नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज का मार्केट काफी एक्टिव रहा और शुरुआत में ही हमें मजबूत तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने करीब आधा प्रतिशत की तेजी दिखाई और निफ्टी 50 ने भी 25,900 के ऊपर 2 बार जाकर 26,000 के लेवल को टच करने की कोशिश की। हालांकि आखिर में ये लेवल पूरे दिन नहीं टिक पाया। आज फाइनेंस सेक्टर में मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखने को मिली। HDFC बैंक ने सिर्फ हल्का सा ऊपर प्रदर्शन किया और ICICI बैंक में 3% से ज्यादा की गिरावट आई, जिससे पूरे सेक्टर पर दबाव बना। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शानदार प्रदर्शन किया, 3.5% से ज्यादा की तेजी के साथ मार्केट को संभाला और बुल का कॉन्फिडेंस बनाए रखा। बाकी बैंक्स जैसे IDFC फर्स्ट, येस बैंक और अन्य में भी हल्की तेजी रही, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में लाल निशान देखा गया। सेक्टर वाइज देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हल्की तेजी रही। ऑटो, FMCG और मेटल सेक्टर में हल्का लाल निशान दिखा, लेकिन IT सेक्टर ने लगभग 1% का सपोर्ट दिया। मुहूर्त ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 10 साल में 1 घंटे के सत्र में 8 बार पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव परफॉर्मेंस रही है। एवरेज प्लस परफॉर्मेंस लगभग 0.5% के करीब रही। इसलिए कल भी अगर FII DII डेटा अच्छा आए, अमेरिकन और एशियन मार्केट्स पॉजिटिव हों, तो 1 घंटे के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में अच्छे मूव की उम्मीद की जा सकती है। मुहूर्त ट्रेडिंग का उद्देश्य ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि परंपरा का पालन करना और बाजार का छोटा अनुभव लेना है। इसलिए बिना सोचे समझे बड़े स्टंट या हड़बड़ी में ट्रेडिंग करने से बचें। सोमवार को छोटे और मिड साइज प्राइवेट बैंक्स में जबरदस्त रैली आई। साउथ इंडियन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक और DCB बैंक के शेयर्स 13% तक चढ़े। इसकी बड़ी वजह थी RBL बैंक में एमिरेट्स NBD का $3 बिलियन का निवेश। इस डील ने बैंकिंग सेक्टर में विदेशी भरोसे को नया बूस्ट दिया है। DCB बैंक ने मजबूत नतीजे दिए हैं। मुनाफा और नेट इंटरेस्ट इनकम दोनों बढ़े हैं, जबकि मार्जिन भी थोड़ा सुधरा है। ब्रोकरेज ने इसे बाय रेटिंग दी है, टारगेट 165 रुपया रखा गया है। फेडरल बैंक ने भी 12 BPS का निम सुधार दिखाया और मुनाफा 955 करोड़ रुपए तक पहुंचा। GNPA घटकर 1.83% रह गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि वित्त वर्ष 2026 में बैंक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। टाइवर स्टॉक्स में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, खासकर सियाट लिमिटेड के Q2 रिजल्ट्स आने के बाद। कंपनी ने 14% साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, जिसमें 11% वॉल्यूम बढ़ोतरी और 3% औसत बिक्री कीमतों की बढ़ोतरी शामिल है। सियाट का EBITDA भी उम्मीद से बेहतर रहा। ग्रॉस मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 415 बेसिस पॉइंट और ईयर ऑन ईयर 350 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ, कच्चे माल की कीमतों में 5% की कमी की वजह से। सियाट का कैम्सो इंटीग्रेशन भी अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, जिसमें अगले 3 से 6 क्वार्टर में ग्राहक ट्रांजिशन और क्षमता विस्तार पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन में और तेजी आने की संभावना है। अवाडा इलेक्ट्रो ने अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस कॉन्फिडेंशियल तरीके से सेबी में फाइल किया है और कंपनी का IPO 9,000 से 10,000 करोड़ रुपया का होने की संभावना है। कंपनी जुटाई गई राशि का इस्तेमाल हाई एफिशिएंसी सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने और UP और महाराष्ट्र के प्लांट में विस्तार के लिए किया जाएगा। रतन इंडिया पावर के स्टॉक में भी 1% की तेजी आई और दिन के आखिर में 0.82% की तेजी के साथ 11.13 रुपये पर क्लोज हुआ। कंपनी के 2 बड़े थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में हैं और FII ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। हालांकि कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में FII और म्यूचुअल फंड्स ने हिस्सेदारी घटाई है। वित्त वर्ष 2026 में अब तक 71 में से लगभग आधे स्मॉल कैप स्टॉक्स ने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है। कुछ प्रमुख स्टॉक में गिरावट विशेष रूप से नजर आई। रेमंड का स्टॉक 59% तक गिर चुका है। ओरिएंट सीमेंट 37 गिरा है, पोकरना 35 गिरा है, PDS 28 घटा है और अवंती फीड्स 25 नीचे आया है। इन स्टॉक्स में बड़े निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। FII और म्यूचुअल फंड्स दोनों ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। साउथ इंडियन बैंक के लिए भी एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं। बैंक की ग्रोथ अगले 2 साल में 11 से 12% CAGR रह सकती है और रिटर्न ऑन एसेट वित्त वर्ष 2027 तक 0.9% तक पहुंचने की उम्मीद है।
अगली एक बड़ी खबर है, Hyundai ने अगले 5 साल में भारत में लगभग 45,000 यानी $5 बिलियन का बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी अब अमेरिका के बजाय भारत को अपना दूसरा होम मार्केट बनाना चाहती है, जो ऑटो इंडस्ट्री और भारत दक्षिण कोरिया संबंधों के लिए भी खास है। इस निवेश योजना के तहत Hyundai भारत में 26 नए मॉडल लॉन्च करेगी, जिनमें MPV और ऑफ रोड SUV जैसे नए सेगमेंट्स भी शामिल होंगे। 2027 तक भारत की पहली लोकल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग EV SUV भी लाने की योजना है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में IC, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करेगी और आने वाले वर्षों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इलेक्ट्रिफाइड वाहनों की होगी। Hyundai भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब भी बनाएगी, यानी भारत में बने वाहन और स्पेयर पार्ट्स दूसरे देशों में भेजे जाएंगे। उनका लक्ष्य है कि भारत से एक्सपोर्ट्स कुल उत्पादन का लगभग 30% तक हो। ये निवेश भारत के ऑटो इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नई फैक्ट्रियां, टेक्निक अपग्रेडेशन और लोकल पार्ट्स इंडस्ट्री को अवसर मिलेगा। इसके साथ ही हजारों नए सीधे और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे। सोभा लिमिटेड ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अगले 18 महीने में 22,000 करोड़ रुपए के नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रही है, जिनमें 13 बड़े शहर शामिल हैं। सोभा के इन नए प्रोजेक्ट्स में बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, NCR, पुणे, चेन्नई, कोझिकोड, त्रिशूर और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में लगभग 16 मिलियन वर्ग फीट का डेवलपमेंट होगा। सोभा की सेल्स बुकिंग जुलाई-सितंबर तिमाही में 61% बढ़कर 1902 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं इस वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में कंपनी ने 3981 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और वैश्विक मंदी की आशंका ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। ब्रेंट क्रूड करीब 0.4% गिरकर $61 प्रति बैरल पर और WTI क्रूड $57 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। लगातार तीसरे हफ्ते तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि 2026 तक सप्लाई बढ़ने से बाजार में ओवर सप्लाई की स्थिति बन सकती है, जिससे तेल की कीमतें और दबाव में रह सकती हैं। उधर भारत पर भी असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने भारत और चीन से रूसी तेल की खरीद घटाने का दबाव बढ़ाया है। अगर भारत ऐसा करता है तो दिसंबर से हमारे तेल आयात पर असर पड़ सकता है और ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के MD रिधम देसाई ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में पीछे नहीं बल्कि आगे है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत एम्बॉडीड AI यानी फिजिकल मशीनों और रोबोट्स में लगने वाली AI टेक्नोलॉजी का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गाड़ियों, फैक्ट्रियों और रोबोट्स में AI का इस्तेमाल बढ़ेगा और भारत की कई कंपनियां इस दिशा में पहले से काम कर रही हैं। इसका फायदा हमारे IT सेक्टर को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर निवेशक 2-3 साल का नजरिया रखकर IT स्टॉक्स में निवेश करें तो ये सेक्टर आने वाले समय में जोरदार रिटर्न दे सकता है। उनके अनुसार फिलहाल बैंकिंग शेयरों में तेजी है, लेकिन मीडियम टर्म में IT सेक्टर मार्केट का आउट परफॉर्मर रहेगा। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद अब सिल्वर की चमक फीकी पड़ती दिख रही है। MCX पर सिल्वर फ्यूचर्स 1.98% गिरकर 1,52,350 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। ट्रेडर्स ने अमेरिका चीन तनाव में नरमी के बाद मुनाफा वसूली शुरू कर दी, क्योंकि अब सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश की मांग घट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि चीन पर 100% टैरिफ टिकाऊ नहीं है, जिससे निवेशक चांदी से बाहर निकलने लगे। अब नजरें अगले हफ्ते आने वाले US इन्फ्लेशन डेटा और फेडरल रिजर्व की मीटिंग पर है। उम्मीद है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर कटौती कर सकता है और दिसंबर तक और नरमी दिखा सकता है, जिससे सोना चांदी जैसे एसेट्स को सपोर्ट मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार 1,52,000 रुपए से 1,53,000 रुपए का जोन सिल्वर के लिए अहम सपोर्ट है, जबकि 1,58,500 रुपए और 1,61,000 रुपए के स्तर रेजिस्टेंस है। यानी इन लेवल्स पर मार्केट में हलचल देखने को मिल सकती है। UTI EMC के शेयर सोमवार को करीब 10% तक टूट गए, जो लिस्टिंग के बाद से कंपनी की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। Q2 के कमजोर नतीजों के बाद ये गिरावट आई, जहां कंपनी की कमाई तिमाही दर तिमाही 23% घट गई। कंपनी की मार्केट टू मार्केट इनकम में 91% की भारी गिरावट आई, यानी निवेश से होने वाली दूसरी आय लगभग खत्म हो गई। साथ ही कर्मचारियों के खर्च 23% बढ़ गए, जिससे कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 1980 बेसिस पॉइंट्स गिर गया। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले कुछ महीनों तक कर्मचारी लागत में अनिश्चितता बनी रहेगी, लेकिन साल की दूसरी छमाही में प्रोडक्ट लॉन्च और बेहतर मार्केट सेंटिमेंट से सुधार की उम्मीद है। हालांकि कंपनी का मार्केट शेयर सभी कैटेगरीज में घटा है।
अब बात एक हैरान कर देने वाली कहानी की आरआरपी सेमीकंडक्टर की, जिसने पिछले 19 महीनों में 60,000% रिटर्न दिया, लेकिन कंपनी का बिजनेस, मुनाफा और बिक्री सब शून्य है। 2024 में ये शेयर सिर्फ 15 रुपए का था और अक्टूबर 2025 में 9,110 रुपए तक पहुंच गया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसकी वैल्यू आज 6 करोड़ रुपए से ज्यादा होती, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स देखकर भरोसा करना मुश्किल है। न रेवेन्यू, न प्रॉफिट, न ऑपरेटिंग मार्जिन। सोशल मीडिया पर फेक खबरें फैली कि सचिन तेंदुलकर ने इसमें निवेश किया है या महाराष्ट्र सरकार ने जमीन दी है। कंपनी ने खुद सफाई दी कि ये दावे झूठे हैं, लेकिन स्टॉक फिर भी चढ़ता रहा, यानी पूरी तेजी सिर्फ हाइप और लो फ्लो ट्रेडिंग की वजह से थी। अब ये स्टॉक बीएसई की निगरानी में आ गया है, इसे ईएसएम स्टेज 2 में डाला गया है। इसका मतलब है कि एक्सचेंज को इसमें गड़बड़ी और कीमतों से छेड़छाड़ की आशंका है। ये केस दिखाता है कि बिना बिजनेस के सिर्फ नाम और हाइप से कीमतें ऊपर जा सकती हैं, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होता। जैसा वॉरेन बफे कहते हैं, वाहवाही बटोरने वाले निवेश नहीं बल्कि ठोस बिजनेस में पैसा लगाइए। अब बात येस बैंक की, जहां टेक्निकल चार्ट्स नए अपसाइड की ओर इशारा कर रहे हैं। शेयर फिलहाल 22.34 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें 33 रुपए तक का टारगेट दिख सकता है। बैंक का मुनाफा साल दर साल 18% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है और एसेट क्वालिटी स्थिर रही है, हालांकि प्रोविजनिंग थोड़ी बढ़ी है। टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार शेयर 21.50 से 22 के बीच मजबूत बेस बना रहा है। अगर ये 25.50 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो नई रैली 33 रुपए तक जा सकती है। सपोर्ट 21.50 और 19.75 पर है। अब टाटा मोटर्स की बड़ी खबर, JLR का परफॉर्मेंस कमजोर है क्योंकि यूरोप में डिमांड स्लो है और ईवी ट्रांजिशन में देरी हो रही है। वहीं टाटा का पैसेंजर कार बिजनेस नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी जैसी गाड़ियों से अच्छा कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब टाटा मोटर्स का भविष्य पीवी और JLR बिजनेस पर निर्भर करेगा। मौजूदा निवेशक होल्ड रह सकते हैं, लेकिन नए निवेशकों के लिए इंतजार करना बेहतर है। टारगेट 420 रुपए रखा गया है। अब टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स पर नजर डालें तो इसके शेयर सोमवार को करीब 8% गिरकर 544 रुपए पर पहुंच गए। पिछले एक साल में इसमें 58% की गिरावट आई है। सितंबर तिमाही में कंपनी को 307 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 275 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। रेवेन्यू और ईबिटा दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी का ऑर्डर बुक 4,800 करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 1,204 करोड़ रुपए रह गया है, जो बिजनेस में दबाव दिखाता है। हालांकि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इंटरनेशनल रेवेन्यू बढ़ाकर हालात सुधारी जा सकती है। सोमवार को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर 10% तक उछलकर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। ये तेजी बैंक के मजबूत तिमाही नतीजों, बेहतर एसेट क्वालिटी और भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण देखने को मिली। दिन भर में करीब 73 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जो सामान्य औसत से 10 गुना ज्यादा था। बैंक की दूसरी तिमाही में आय उम्मीदों से बेहतर रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी ब्याज से कमाई का अंतर थोड़ा बढ़ा है और क्रेडिट कॉस्ट यानी खराब लोन का बोझ कम हुआ है। एनालिस्ट का मानना है कि बैंक आने वाले क्वार्टरों में और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। सिटी ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को बाय रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस 990 रुपए तय किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक की फी इनकम में 24% की बढ़ोतरी हुई है और रिटर्न ऑन एसेट्स 1.37% तक पहुंचा है, जो काफी मजबूत है। बैंक की माइक्रो फाइनेंस क्वालिटी भी सुधरी है, यानी छोटे लोन से जुड़ी बकाया राशि कम हुई है। सिटी का मानना है कि जमा दरों में गिरावट और यील्ड रीप्राइसिंग से बैंक के मार्जिन में और सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं भारत रसायन की, जहां सोमवार को शेयर करीब 12% उछले। कंपनी ने ऐलान किया है कि 24 अक्टूबर को उसका बोर्ड बोनस शेयर और शेयर स्प्लिट के प्रस्ताव पर विचार करेगा। ये पहली बार है जब भारत रसायन बोनस शेयर जारी करने और स्टॉक को विभाजित करने की योजना बना रहा है। अभी रिकॉर्ड डेट तय नहीं हुई है, लेकिन निवेशकों में इस खबर से उत्साह बढ़ा है। मार्केट इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने भी भारत रसायन में अपनी हिस्सेदारी 1.2% बढ़ाकर कुल 3.04% कर ली है। उनकी एंट्री के बाद शेयर में तेजी और निवेशकों का भरोसा दोनों बढ़े हैं। अब नजर डालते हैं SML इसूजू पर, जिसे अब आधिकारिक रूप से SML महिंद्रा कहा जाएगा। सोमवार को कंपनी के शेयर 5% लोअर सर्किट में फंस गए क्योंकि तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा 3.4% घटकर 21.05 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू लगभग स्थिर 555 करोड़ रुपए पर रहा। लागत बढ़ने से मार्जिन पर दबाव पड़ा और निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। अगस्त में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने SML इसूजू में 58.97% हिस्सेदारी लेकर कंपनी पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अब सुमिटोमो कॉर्पोरेशन पूरी तरह बाहर हो चुकी है और कंपनी का नाम बदलकर SML महिंद्रा लिमिटेड रखा गया है।
दिवाली के मौके पर कई बड़े ब्रोकरेज हाउस जैसे IDBI कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, सेंट्रम, प्रभुदास लीलाधर, एक्सिस सिक्योरिटीज और SBI कैप सिक्योरिटीज ने कुछ ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जो आने वाले महीनों में 20% से 45% तक का रिटर्न दे सकते हैं। BPCL पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी 430 रुपए तक जा सकती है और करीब 30% तक का रिटर्न दे सकती है। रिफाइनरी विस्तार और क्रूड ऑयल की स्थिर कीमतों से कंपनी का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है। NMDC के लिए 76 रुपए का टारगेट तय किया गया है, जिसमें 45% तक की बढ़त की संभावना जताई गई है। स्टील की बढ़ती मांग और आयरन ओर के दामों में रिकवरी से कंपनी के मुनाफे में तेजी आने की उम्मीद है। कैनरा बैंक को लेकर ब्रोकरेज हाउस काफी पॉजिटिव हैं। 165 रुपए के लक्ष्य के साथ 32% तक रिटर्न की संभावना है। बैंक की एसेट क्वालिटी मजबूत है और PSU बैंकों में इसकी वैल्यूएशन अब भी आकर्षक बनी हुई है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 27% अपसाइड की उम्मीद जताई गई है। टारगेट 2000 रुपए तक है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी की पकड़ मजबूत है और एक्सिस बैंक के साथ इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बड़ा फायदा दे सकती है। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 490 रुपए तक का टारगेट मिला है, जहां करीब 20% तक की तेजी संभव है। मेक इन इंडिया थीम पर भरोसेमंद डिफेंस कंपनी होने के कारण BEL की ऑर्डर बुक लगातार मजबूत हो रही है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपर्ट्स ने 1935 रुपए का लक्ष्य तय किया है। करीब 16% तक की बढ़त की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी की लोन बुक तेजी से बढ़ रही है और फिनटेक सेगमेंट में इसकी पकड़ भी मजबूत है। स्विगी, जो फिलहाल अनलिस्टेड है, उसके लिए 530 रुपए से 580 रुपए तक का वैल्यूएशन तय किया गया है। इसमें 33% तक की अपसाइड की उम्मीद है, क्योंकि जोमेटो की तुलना में स्विगी का वैल्यूएशन सस्ता है और क्विक कॉमर्स बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। TVS मोटर कंपनी के लिए 4100 से 4550 रुपए तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 30% तक का रिटर्न संभव है। नए लॉन्च और दोपहिया वाहनों पर GST कट की उम्मीद से कंपनी की डबल ग्रोथ संभव दिख रही है। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर का टारगेट 1625 रुपए तय किया गया है। करीब 23% अपसाइड की संभावना है, क्योंकि ये कंपनी हॉस्पिटल सेक्टर में खासकर बच्चों के इलाज के लिए जानी जाती है और इसकी वैल्यूएशन काफी आकर्षक है। डॉम्स इंडस्ट्रीज पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3110 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है, यानी करीब 22% की तेजी। कंपनी का ब्रांड कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में काफी मजबूत है और ग्रामीण इलाकों से डिमांड लगातार बढ़ रही है। ओसवाल पंप्स में 25% तक की अपसाइड की उम्मीद है। लक्ष्य 970 रुपए का रखा गया है। सरकार की PM कुसुम योजना से एग्रीकल्चर पंप्स की मांग बढ़ रही है, जिससे कंपनी को सीधा फायदा मिल सकता है। IMFA यानी इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज के लिए 1415 रुपए तक का टारगेट तय किया गया है। करीब 22% तक का रिटर्न संभव है, क्योंकि मेटल प्राइस में रिकवरी और एक्सपोर्ट ऑर्डर से कंपनी का मार्जिन सुधर रहा है।